सर नमस्कार। नमस्कार जी। तोमर साहब, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद जी। मैं अपने मित्रों को जो ये इंटरव्यू सुनेंगे उन्हें बताना चाहता हूं कि तोमर साहब हमारे LIC में मंडल प्रबंधक के पद से रिटायर हुए और महत्वपूर्ण बात ये है कि मित्रों ये 77 में फेलो इन्होंने कर लिया था और थ्रू आउट द करियर बहुत एक्सीलेंट इनका वर्किंग रहा। बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े रहे। लेकिन इन्होंने जैसा कि LIC में होता है कि अक्सर जो है रिटायर होने के बाद लोग जो है घर में बैठ जाते हैं, लेकिन तोमर साहब ने एक बहुत ही डायनामिक करियर चुना, वो खेती का करियर, और खेती के करियर में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। तो आज पूरी वार्ता तोमर साहब से हम करेंगे कि करियर को उन्होंने रिटायरमेंट के बाद किस तरह से बहुत सक्सेसफुली अपना है। तो तोमर साहब, पहला तो आपको पुनः स्वागत करते हुए पहला प्रश्न कि आप एग्रीकल्चर के कोई आपकी फॉर्मल डिग्री नहीं थी, लेकिन आपने एग्रीकल्चर को जिस तरह से अपनाया है और तो वहाँ में हम पूछना चाहते हैं कि ये कैसे आपने एक्सपर्टीज हासिल किया है। हाँ जी, वास्तव में क्या है कि ये खेती बाड़ी तो हमारा पैतृक संपत्ति थी मेरे पास। जी जी। और रिटायरमेंट के बाद स्थिति ये बनी कि समय कैसे पास किया जाए। तो पहले तो हम ये जमीन को अधिया बटाई पे दे दिया करते थे गांव वालों को। फिर हमने निर्णय ये लिया कि भाई क्यों ना अपन ही मैनेजमेंट तो करना है, तो खेत में बहाल रखकर तो गिरना नहीं है। जी जी है ना जी। तो हम दोनों ने पति पत्नी ने निर्णय ये लिया कि अपन गाँव पे रहा जाए और खुद ही अपनी खेती बाड़ी का मैनेजमेंट करें। मैंने आपने शहर का कंफर्ट छोड़ के गांव में रहना पसंद किया है ना? हाँ जी। हाँ। तो गांव का नाम जरा बताएंगे आप, और खंडवा से कितना दूर है वो जो है? ये हमारा जो गांव है इसका नाम है सिंधखेड़। अच्छा। और तहसील पुनासा, जिला खंडवा। हाँ हाँ। और खंडवा से ये करीब 45 किलोमीटर पर पूर्व दिशा में है। हाँ, तो ये बताएंगे कि आपकी मतलब आपने खेती में क्या नए नए प्रयोग किए और उसका अपने को तो लाभ लिया और लोगों को भी क्या लाभ, मतलब कैसे किया, क्या नए प्रयोग किए? हाँ, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो छोटा बेटा है वीरेन तोमर, वो MSc एग्रीकल्चर से किया हुआ है, मैरिज स्कॉलर रहा वो, है ना। और उसके बाद MBA किया उसने, फिर सर्विस भी की उसने करीब 12-14 साल जी। और सर्विस छोड़ने के बाद उसने अपनी खुद की कंपनी डेवलप की है जी जी, इसकी सीड फार्मिंग और पेस्टिसाइड की जी जी, है ना। तो उसने भी हमको ये प्रेरणा दी कि पापा आप बजाय शहर में टाइम करता नहीं है जी, आप क्यों ना अपनी खेती बाड़ी को देखो जी। तो वो एक निर्णय हमने जो लिया, तो हम 2015 में हम यहाँ शिफ्ट हुए गाँव पे। अच्छा। और शुरुआत जो की वो हमने हार्टिकल्चर से की है जी। तो उद्यानिकी विभाग या हार्टिकल्चर विभाग के माध्यम से जी हमने अनार के पौधे लगाना शुरू किए। अनार के पौधे? हाँ, तो 300 पौधे हमें जो गवर्नमेंट से बिना किसी उसके फ्री में मिले। अच्छा। तो उसका पैसा गवर्नमेंट ने दिए अनार के पौधे? हाँ, गवर्नमेंट ने दिए, क्योंकि वो अप्रूवल लेना पड़ता है उनसे जी, है ना। अच्छा। और वो जब किसान को अप्रूव कर देते हैं तो वो पौधे फ्री में देते हैं, बाकी और भी गाइडेंस भी देते हैं। तो वो फ्री क्यों देते हैं, मतलब फ्री क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि स्कीम उनकी एक स्कीम होती है जिसमें सब्सिडी दी जाती है किसान को। जो ऐसा कोई किसान जो बागवानी डेवलप करना चाहता है उसको सब्सिडी दी जाती है जी जी जी, है ना। तो वो सब्सिडी का एक पार्ट होता है कि भाई पौधे आपको फ्री मिलेंगे। जैसे वो मार्केट में 40-50 रुपए में एक पौधा मिलेगा, है ना, अगर अपने को अपने पैसे से लगाना हो तो। और उसके साथ साथ उसमें जो है ड्रिप सिस्टम के बिना पौधे आपके सक्सेस नहीं होंगे गर्मी में। अच्छा। तो ड्रिप के लिए भी उन्होंने हमको सब्सिडी दी जी। उसमें पाइपलाइन और कुएं से मोटर वगैरह ये सारी चीजें लगती है इरिगेशन पर्पज से, है ना। अच्छा। तो उसमें भी टोटल हमको करीब 40% सब्सिडी अवेलेबल है इस व्यवस्था में। अच्छा। हाँ, तो वो सब्सिडी का भी लाभ मिला। और पौधे लग गए तो तीसरे साल से तो फल देना भी शुरू कर दिए उन्होंने, है ना। 2 साल का वेटिंग पीरियड था पौधे को बढ़ने के लिए। तो तीसरे साल से पौधे अनार देने लगे। तो
हमने पहले साल किस तरह पौधों की आपने देखभाल की, क्योंकि आपको अनार उगाने का पहला अनुभव था ये, तो मतलब वो नॉलेज कहाँ से लेके आए कि आप वो अनारों को मेंटेन कैसे किया जाए? वो तो बेटे का गाइडेंस। अच्छा अच्छा। हाँ, एग्रीकल्चर वाले जो बेटा है वो उसका गाइडेंस है, फिर उद्यानिकी विभाग भी अपने मदद करता है। अच्छा अच्छा। तो कोई राय आप मतलब स्पेसिफिक राय लोगों को देना चाहते हैं कि अनार की खेती करें तो वो ये एक लाइन में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और हमारे यहाँ जो विभाग है जी, वो विभाग यहाँ पर किसानों की वो एक सम्मेलन भी आयोजित करता है खेत पर। जी। हाँ, वो दिखाता है किसानों को कि देखो इन्होंने किस तरीके से ये डेवलप किया है। हाँ, आप भी चाहो तो ये कर सकते हो, और आप मतलब सरकार उनको मदद करने को तैयार है। हाँ, इस तरीके के आयोजन भी करते हो किसानों के लिए, हाँ, है ना। तो ये तो पहला साल था, मतलब 2015 में हमने जो शुरुआत करी जी। हाँ, उसके बाद फिर एक योजना आई अपने मुख्यमंत्री की नर्मदा परिक्रमा योजना जी। तो नर्मदा परिक्रमा योजना में जो गांव पड़ते हैं वहां पर उन्होंने फलदार पौधे लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जी, है ना। और इसमें 500 पौधे जान के हमको उपलब्ध कराए गए वो सब्सिडी पे। और वो 500 पौधों के लिए जो भी और भी व्यवस्था थी जैसे इरिगेशन वगैरह की, ये सब पे भी हमें सब्सिडी मिली है ना। इसमें भी 40% सब्सिडी है। लेकिन तो आपने ये सब्सिडी तो एक बात हुई, आपने उनकी देखरेख जिस शिद्दत से की है, क्योंकि फोटो जो दिए हैं आपने उसमें लगता है कि बहुत अच्छे से पनपे हैं, तो कैसे आप वो सब चीजें कर पाए? बेटे ने तो बताया, तो कुछ ब्रीफ में आप। मुख्य रूप से तो इसमें क्या, एक तो सबसे पहली जरूरत होती है पानी की सुविधा जी। और पौधों को पानी बहुत जरूरी है जी। पौधों पानी की जरूरी के बाद में फिर खाद भी लगता है उनको कुछ ना कुछ। आपका जैविक खाद है? जैविक खाद आप खुद बनाते हैं या मतलब जो है वो मतलब? हाँ, अपने खुद गड्ढे की बनाए हुए हैं। अच्छा। इसमें अपन जैविक खाद बनाते हैं, गोबर और ये बाकी जितना भी कचरा निकलता है बगीचे में, वो सारे को अपनी उस गड्ढे में डालते हैं। मतलब ये माना, मतलब आप जैविक खाद भी अपने खेत पे बना रहे हैं, मतलब जो है? हाँ। तो उसका उपयोग मजा करते हैं जैविक खाद का। और कुछ जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं पौधों को जरूरी जी, है ना। तो माइक्रो एलिमेंट्स के लिए अपने को मार्केट से जो खाद है वो भी लेना पड़ता है, मगर वो कम मात्रा में डाला जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, सूक्ष्म तत्व जिसको बोलते हैं। आप तो LIC में रहे, कस्टमर्स, एजेंट और पॉलिसी, और अब आप ये खेती में हैं, यहाँ पर भी मतलब जो है वो जैसे LIC में रिकॉर्ड करने की परंपरा है, तो यहाँ पर भी पर एकड़ प्रोडक्टिविटी में शायद रिकॉर्ड बना रहे होंगे आप? हाँ, बिल्कुल बनाया है। आप ताजुब करेंगे कि पहली बार जब हमने यहाँ पर खेती बाड़ी की शुरुआत की जी, है ना, तो करीब 32 कुंटल हमने गेहूं बोया था। और 32 कुंटल का जो यील्ड हमको मिली या प्रोडक्शन मिला वो 600 कुंटल निकला जी। मतलब 20 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से हमने पैदावार ली है। अच्छा, चलो बधाई आपको। हाँ, और उसके साथ साथ ये फलदार पौधे के अलावा सोयाबीन वगैरह भी लगाते हैं हम। बाकी जो जमीन है उसमें सोयाबीन और गेहूं की फसल लेते हैं ज्यादा मात्रा में, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो अपने घर के उपयोग के लिए सभी प्रकार की जो फसलें हैं, जैसे अरहर है तुअर दाल के लिए, चना है ना, ये सब भी लगाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। मगर ज्यादातर लार्ज स्केल पर जो कमर्शियल स्केल पर गेहूं और सोयाबीन की फसल ली जाती है। आपको कुछ सम्मान भी मिले, उनका भी थोड़ा जिक्र कीजिए, जो आपको एग्रीकल्चर में प्रयोग के लिए सम्मान मिले। हाँ जी, तो एक तो सबसे बड़ा सम्मान तो ये है कि जहाँ भी जिस भी ऑफिस में जाता हूँ एग्रीकल्चर के जी, है ना, वहाँ का जो चीफ है वो बड़े मान सम्मान से बिठाता है ना, अपनी बात सुनता है ना। और जो भी गाइडेंस है, और समय समय पर उनके टेलीफोन भी आते रहते हैं, सब ये हमारी स्कीम चल रही है, इसमें आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इसमें भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी। तो अभी हाल ही में हमने एक ट्रेनिंग ली है बी कीपिंग का, मधुमक्खी पालन। हाँ, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही हाँ। तो खंडवा में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से और कृषि विभाग के माध्यम से वो आयोजित की गई थी एक हफ्ते की ट्रेनिंग।
तो मतलब आप लगातार ट्रेनिंग भी करते रहते हैं अपनी जो है? हाँ, यस, हाँ। मतलब आप एक जोनल ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाते थे LIC की, अब वहाँ पे भी लोगों को सीखने पढ़ाने की प्रक्रिया जारी है आपकी? हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि भाई अपने को भी कुछ न कुछ। नहीं, जो आपको कुछ सम्मेलनों में सम्मान हुए उनका भी हमें जिक्र चाहता था, जो कुछ एग्रीकल्चर। हाँ, अभी वैसे तो जो बुलाते हैं वो सम्मेलनों में, है ना, एक वो भी बहुत बड़ी बात है कि किसानों को इतने सबको तो बुला नहीं सकते। जी जी। हाँ, तो जो भी उनके आयोजन करते हैं उसमें जरूर बुलाते हैं, है ना। और अभी ऐसा कोई मौका नहीं लगा कि जिसमें कुछ उन्होंने पारितोषिक दिया हो, है ना। वो प्रशंसा जरूर करते हैं कि भाई ये भी हमारे क्षेत्र के किसान हैं जिन्होंने इस तरीके से कृषि क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है ना। एक सम्मान अभी मिलने वाला है कस्टम हायरिंग स्कीम का। अच्छा। एक योजना है कस्टम हायरिंग स्कीम, जिसमें खेती बाड़ी के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स है ना, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, थ्रेसर है ना, सीडल है, ये सब खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है। अच्छा। हाँ, तो वो 15 लाख का अपन ने सामान जो खरीदा उस पर 40% सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है ना। और शेष अमाउंट जो है वो अपन ने पे किया है। मतलब 9 लाख में वो सारा सामान मिला अपने को। 15 लाख का। और उसमें हम अन्य जो गांव के किसान हैं उनको मदद करते हैं। मतलब वो किराए पर अपना जो ये सारा इक्विपमेंट से वो किराए पर चलते हैं गांव के किसानों के, छोटे मोटे जो किसान बहुत नॉमिनल रेट पे जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। तो 1 लाख तो गाँव वालों को ये भी मिला अपने यहाँ रहने से कि उनका वो काम भी समय पे हो जाता है और वो भी प्रॉस्पर कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, तो उसका एक इनाम आने वाला है, मगर ये कोरोना के कारण वो डिले हो रहा है। अच्छा, पानी वाटर कंजर्वेशन के लिए भी कुछ किया होगा आपने वहाँ पर पानी के? वाटर कंजर्वेशन के लिए यहाँ क्या है कि 2 तो कुएं हमारे पहले से ही थे जी, जिसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। फिर हमने वो ट्यूबवेल और कराए, तो दोनों ट्यूबवेल में काफी अच्छा पानी है। इसके अलावा एक ये जो दूध का पानी भरा हुआ है ना, जो बांध बना था ना, इंदिरा सागर बांध बना था, उसका बैक वाटर भी भरा हुआ अपने गांव के पास में। जी। तो वहाँ से भी अपन ने 300 फीट की पाइपलाइन खेत तक दबा के रखी है। अच्छा। पानी सिंचाई के लिए, तो सिंचाई की माकूल व्यवस्था है अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, है ना। अच्छा, और यही कारण है कि अपन इतना अच्छा कर पा रहे हैं खेती बाड़ी में, नहीं तो पानी के बिना तो। बहुत बहुत बधाई है कि आप LIC के या रिटायर्ड लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि रिटायर होने के बाद एग्रीकल्चर को अपनाएं तो कैसा रहेगा और किस तरह से करें? जिनके पास खेती अगर वो अपनाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला वो एक तो ये कि मेरी शुगर कंट्रोल हो गई, जो बहुत बढ़िया है ना। और दूसरा नेचुरल एक्सरसाइज हो जाती है। जी। सुबह जल्दी एक तो नींद खुल जाती है, उसके बाद एक राउंड आप खेत का लगाओगे 1-2-3 किलोमीटर हो जाता है, एक राउंड सुबह, एक राउंड शाम को। तो पूरी अपनी शिक्षा भी कैसी का कहाँ चल रही है, कहाँ पानी की जरूरत है, कहाँ और अन्य किसी चीज की दवाई छिड़काव करना है, ये जानकारी भी अपने को हो जाती है ना। हम बताना चाहेंगे लोगों को, सुनने वालों को, तोमर साहब डायबिटीज के पेशेंट थे, इसके बावजूद उन्होंने डायबिटीज फार्मिंग में जो मेहनत की उससे कम कर ली। तो डायबिटीज करने का एक आसान तरीका ये भी है। हाँ, जैसे कहा जाता है ना कि भाई एक्सरसाइज करो, डॉक्टर भी कहता है डायबिटीज वाले को कि आपको घूमना है, एक्सरसाइज करना है थोड़ी बहुत, है ना। तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गई। वरना होता ये है कि आप शहर में रह के कितना भी मतलब डिटरमिन्ड हो जाओ, कई बार सोचते कि उठना मुश्किल से होता है, उन्होंने कहा आज छोड़ो, आज नहीं जाते। हाँ, सही बात है। तो आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहते हैं कि रिटायर्ड लोग एक तो टायर्ड ना समझें और अपना कोई करना चाहते हैं तो प्रयोग करें, जैसे आपने खेती में बहुत सारे प्रयोग किए? हाँ, तो ये तो की बात है, जिसके पास खेती बाड़ी है वो इससे खेती बाड़ी से जुड़ सकते हैं। और नई खेती बाड़ी है तो आप किसी न किसी सोशल एक्टिविटीज में जरूर अपना समय बिताएं, है ना। वो सामाजिक हो सकता है जी। और भी बहुत सी चीजें, किसी NGO के माध्यम से भी जुड़ करके आप अपने को अपना समय
बढ़िया पास कर सकते हैं। क्योंकि घर बैठे बैठे तो आदमी बीमारी को मतलब जो वो बीमार बनेगा। सही बात है, सही बात है, सही। तो हमको अपने आप को एक्टिव बनाए रखना है। अच्छा, फाइनल एक कोई टैगलाइन जो आपको अच्छी लगती है, कोई कविता या कोई एक कोटेशन जो आपने अपनाया है इतनी शिद्दत से, क्योंकि आपने LIC में भी बहुत शिद्दत से काम किया, रिटायर होने के बाद भी खेती भी आप वैसे ही काम कर रहे हैं, तो कोई एक चीज होगी, कोई एक कैरेक्टर होगा, कोई कोटेशन होगा, कोई कविता होगी जो आपको अपील करती होगी, वो हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप साहित्यिक आदमी भी हैं, मुझे मालूम है। मुझे दो 4 लाइनें कविता की है मैत्रीचरण गुप्त की वो बहुत प्रेरित करती है। जी है ना। उनका वो जो लिखी पंचवटी उनकी कविता थी, उसमें लिखा था उन्होंने कि जितने कष्ट कंटकों में है जी, जिनका जीवन सुमन खिला, जी जी, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, आपने इसको पूरा अपनाया है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको ये सब बातचीत हमने की आपके साथ। और जी तो 4 लाइन और सब जो भी मतलब अपने एक साथी ने किसी ने लिखा है जी, है ना, कि वो है पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। सही बात है। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। सही बात है, सही बात है ना। तो प्रतिकूल माहौल में ही व्यक्ति जो है अपने आप को प्रोग्रेस करता है ना, प्रॉस्पर करता है। तो आपको धन्यवाद देता हूं मैं दिल से, और आपके और खेती की शुभकामनाएं के लिए। बहुत अच्छी खेती आप करें। धन्यवाद जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर।